गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और साथ ही साथ व्यावसायिक ना कहें सारे विषय में आपके साथ में सहयोग में हूँ, लेकिन चूंकि एक व्यावसायिक का एक पोस्ट है तो इसलिए मैं आपको व्यावसायिक शिक्षक कहता हूँ, जबकि मैं वास्तव में आपका शिक्षक ही हूँ। चारों, चाहे व्यावसायिक का है, आर्ट का है, साइंस का है, जो भी समस्या आपकी होगी उसको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सॉल्व करूँ। और कल 9 से 11 मैं अपने टाइम से 12 से 3 है, लेकिन 9 से 11 में बैठ के आप लोग आएँ। आपका जो भी टीसी, मार्कशीट, आईडी वगैरह है तो वो सब क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा, और आप लोग 9 से 11 ही आएँ। आइए देखते हैं रेडियो टेलीविज़न, वीडियो शुरू करते हैं। रेडियो टेलीविज़न का कक्षा 11 का ये लास्ट चैप्टर है। 4 ही चैप्टर थे, मैंने आपको बताया था, और चौथा इसका तरंग का परावर्तन और अपवर्तन था। और इसके बाद कक्षा 11 का ये रेडियो टीवी रंगीन टेलीविज़न का पहला पेपर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपका विद्युत और चुंबक। तो धीरे धीरे हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे, और बहुत आसान है। और इसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसमें हमने आपको तरंग और ध्वनि के सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं, लाप्लास संशोधन पता ही दिया है, यांत्रिक चलन तरंग, परिग्रामी तरंग, और तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन, ये तीसरा चैप्टर है आपका। और ये 60 नंबर का होता है, 20 नंबर इसके अंदर आपको पास होने के लिए ज़रूरी होता है। तो 11 के छात्र भी इसको जान लें, और 12 के छात्र भी थोड़ा सा तरंग पर अपना फंडा क्लियर कर लें। और ये 5 पेपर सब हैं। दूसरा विद्युत चुंबक था, तीसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा ट्रांजिस्टर एंड रेडियो जो आप बजाते हैं या मिलिट्री में जो यूज़ करते हैं, और श्वेत शाम रंगीन टेलीविज़न है जो कि आपका सबके घर में है, और ये अक्सर हर जगह इसका उपयोग होता है। आजकल रडार और संचार सिस्टम तो आपके हाथ में ही है, चाहे वो मिलिट्री में हो या घर में हो। तो आइए देखते हैं। तरंग छोटा चैप्टर है, 4 पेज का, तरंग का अपवर्तन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाइगेंस साहब हैं, एक वैज्ञानिक। खैर आइए हम लोग इसको देखते हैं। तरंग की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या होती हैं, अक्सर पूछ लेता है। तो तरंग की चाल भौतिक माध्यम के गुणों पर निर्भर करेगी, और आयाम या उसकी आवृत्ति पर नहीं। तरंगों में व्यतिकरण और विवर्तन होता है, ये हम कक्षा 12 में पढ़ाएंगे। तरंगों में परावर्तन होता है, तरंगों में अपवर्तन होता है, ये विलाक्षणिक गुण हैं। और इसको हम कक्षा 12 में विवर्तन अपवर्तन को पढ़ेंगे। परावर्तन अपवर्तन तो यहीं देख लेते हैं। और डोरी द्वारा उत्पन्न स्पंद अथवा तरंगों के गुणों की तुलना करें तो आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें, जो आप अक्सर जल में देखते हैं। तो तरंग द्वारा जो जल में लहर उत्पन्न होती है, उसमें उनके गुणों का प्रदर्शन जल की सतह पर आप देखेंगे। तो बस यही है, तरंग के गुणों का प्रदर्शन जल की सतह पर बनी लहरों द्वारा भी किया जा सकता है। तो जल की सतह पर बनने वाली लहर जो है, इसे हम रिपिल या उर्मिका भी कहते हैं। ये अक्सर पूछ देता है उर्मिका क्या है। तो तरंग के गुणों का प्रदर्शन ये है, और ये जल की सतह पर बनने वाली लहर है, इसे हम उर्मिका कहेंगे। और आगे हम इम्पोर्टेंट्स को ही, हाइगेंस को लेना चाह रहे थे कि हाइगेंस साहब क्या थे, इनकी वेव थ्योरी क्या थी। और इसको अगर हम लें तो देखिए आप, हाइगेंस साहब ने क्या कहा कि ये हाइगेंस साहब इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। 1678 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश के तरंग के ऊपर अपना रिसर्च किया, खोज की, और माध्यम चुना ईथर, क्योंकि ईथर में जो है इसका घनत्व बहुत कम होता है, और प्रत्यास्था जो है इसकी जड़त्व बहुत अधिक होती है। तो इसमें अगर प्रकाश की तरंग जाएगी तो वो सारे रंगों को अपना दिखाती है, बताती है। और माध्यम जो ईथर है ये भारहीन होता है, वेटलेस होता है। तो प्रकाश के विभिन्न रंगों का आभासी उनकी तरंग दैर्घ्य की भिन्नता के कारण होता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन आई, प्रकाश के विभिन्न रंगों का आभासी उनकी तरंग दैर्घ्य की भिन्नता। जैसे लाल रंग है तो आपको उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो आपको दिखाई देगा, पीला रंग है थोड़ा कम है, दिखाई देगा, आँख के लिए सुग्राही है। मैं लक्स में इसको आपको बताता भी हूँ। और दूसरा आपका ग्रीन है,
आपका इसकी कम है तो आप ट्रैफिक में भी इसको देखते हैं। तो इनका सिद्धांत आइए देखते हैं, इनका सिद्धांत इन्होंने क्या दिया। तो सिद्धांत बस 3 लाइन का इनका सिद्धांत है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत उत्पन्न है तो उसके चारों तरफ, चूँकि ईथर लिया है इन्होंने, तो ये उस ईथर के माध्यम में सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। तो समान कला में जब कंपन करेंगे तो तरंगाग्र, मैंने आपको बताया था कि तरंगाग्र जो है इसमें आपकी परिभाषा मैंने आपको तरंगाग्र को समझाया था कि तरंगाग्र क्या है। तो तरंगाग्र होते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंग उत्पन्न करते हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम में स्थिर माध्यम, मैंने ईथर लिया है यहाँ पर हाइगेंस साहब ने, तो उसमें सभी कण जब समान कला में कंपन कर रहे होते हैं तो वो तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि माध्यम में जहाँ तरंगाग्र पहुँचता है वहाँ पर प्रत्येक कण एक नया स्रोत बन जाता है और वो जो है फिर वो नई दिशा में चल देता है और नई द्वितीय तरंगे उत्पन्न करता है, जिसे द्वितीयक तरंगाएँ कहते हैं। मतलब पहला पॉइंट से शुरू हुआ और दूसरे पॉइंट पे जाके वो फिर अगला फिर तरंग कण बनाएगा तो तरंगाग्र बनेगा, उसी को हम द्वितीयक, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहेंगे। और इनके परावर्तनों को, नियम को भी देख लें हाइगेंस साहब के। तो हाइगेंस साहब ने परावर्तन का और नियम दिया कि परावर्तन के नियम में तो आप हाई स्कूल में देखें कि जब कोई आपतित तरंग आती है, परावर्तित होती है, बीच से लाइन खींचते हैं आप, तो इधर से आपतन कोण, इधर से परावर्तन कोण बनता है आपका। तो यही आपतन कोण आई और आर आप दिखाते रहे हैं हाई स्कूल में भी, तो आप ध्यान से देखें तो तरंगों का ये जो आई और आर है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही परावर्तन का दूसरा नियम भी है। और इसे हम पहला नियम भी कह सकते हैं, पहला नियम भी है। और तीनों एक ही तल में हैं, यही परावर्तन का पहला नियम है। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये जो है आपका दूसरा नियम है। इसके बाद चैप्टर ख़त्म होता है लगभग, और इसमें एक स्नेल का अपवर्तन का नियम है। तो अगले पेज में हम उसको देखते हैं, स्नेल साहब का। तो स्नेल साहब ने जो है स्नेल के नियम, इन्होंने यही कहा कि साइन आई बटा साइन आर यह एक नियतांक है, और इससे जो है साइन आई और आई आर, और आप देख ही रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में हैं। तो इसे हम साइन आई अपान साइन आर कहते हैं। और v1 बटा v2 ये इसका वेग चाल तरंगों की, ये नियतांक के बराबर होती है। इसी को हम स्नेल साहब का नियम कहते हैं। उसके बाद अगर इसमें 12 में आ जाएंगे हम लोग, लेकिन छोटे इसी में देखें अगर आप, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछता है आपसे वैज्ञानिक फोको का। तो फोको साहब ने भी अपनी बात तरंग के संबंध में बहुत कही है। एक चीज़ और जान लीजिए जीके का, कि जल में प्रकाश की चाल जो है वायु की अपेक्षा हमेशा कम रहेगी, पानी में प्रकाश की चाल कम रहेगी। और इसीलिए आप जल में आप जब खड़े रहते हैं, सवेरे सूर्य जल देते हैं, तो उस वक्त आपके ऊपर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम पड़ती है, और वायु में प्रकाश की चाल अपेक्षा अधिक होती है, तेज़ी से आपके पास आ जाती है। आभासी प्रश्न में अगर हम आएँ तो इसका यही चैप्टर ख़त्म भी होता है। तो आप देख लें अभ्यासी प्रश्न में आपको पहला है कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत, तरंग की प्रकृति को माना गया है। तो अनुदैर्घ्य की तरंग को, प्रकाश तरंगों में तरंग की प्रकृति को अनुप्रस्थ बताया गया किसके द्वारा, फ्रेजल द्वारा। तो हाइगेंस ने अनुदैर्घ्य को और फ्रेजल ने अनुप्रस्थ को बताया। और जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर परिवर्तन करेगी, आप 2 हाथ में रस्सी ले लीजिए और उसको हिलाइए, तो फिर देखेंगे आप एक जगह जाके वो फिर अपनी चाल बदल देंगी, जैसे लगता है कि उनके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
तो कौन सा लक्षण बदल जाता है जब एक तरंग दूसरे तरंग में प्रवेश करती है? तो ये है आपका तरंग दैर्घ्य। और साइन आई अपान साइन आर को फिल द ब्लैंक्स करके भी आता है, पूछता है आपसे। तो ये आपको हाइगेंस का सिद्धांत है। विभिन्न बिंदुओं पर मिलने वाली तरंगाएं व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं और दो माध्यम की सीमाओं पर तरंग की आंशिक परावर्तन और परागमन होता है, अगर दो माध्यम की सीमाओं पर तरंगों का। तो इसी तरह से इसमें छात्रों क्वेश्चन हैं और 2 नंबर के वही तरंग के परावर्तन अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और ये चीज़ है। और इसमें और आप देखें क्वेश्चन तो छोटे बड़े भी हैं, तो वही हाइगेंस के सिद्धांत को समझाइए, बताइए। तो ये आप इसको भी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 3 पेज में, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है तो इसमें 3 पेज और 4 पेज का चक्कर नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप उसमें इसमें अपनी बात को, टेक्निकल पेपर है तो आप समझा के लिखिए। और 2 नंबर के क्वेश्चन में वही तरंग के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत बता दीजिए, हाइगेंस की तरंग का सिद्धांत बता दीजिए, रिपिल क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो बस यही एक अपना। और एक इको पर सवाल आता है, जैसे एक बालक अपनी ध्वनि प्रतिध्वनि, एक पहाड़ी पर आप खड़े हैं और अगर आपने ज़ोर से बोला और दूर पहाड़ी से 2 सेकंड बाद आपको सुनाई दिया, तो वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो पहाड़ी से बालक की दूरी ज्ञात करिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय आपका 2 सेकंड लगा और चाल आपकी 330 है, तो बस तिर्यक गुणा कर देंगे चाल बराबर दूरी बटा समय में, तो ये उत्तर भी आपको दूरी बराबर मिल जाएगा। तो ये, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। आप जब पहाड़ी में जाके बोलते हैं ज़ोर से तो आवाज़ आती है, तो इसी से हम जो है तरंगों के माध्यम, आवाज़ से, उस आवाज़ भी तरंग है, उसके बाद हम किसी भी दूरी को, किसी भी जहाज़ को अपनी तरंग भेज के वो तरंग वापस लौटती है, कितनी दूरी है, समय लगा, उस समय को से हम, और चाल पता ही है और दूरी हम आसानी से निकाल लेते हैं और अपने टारगेट को हम हिट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कभी पहाड़ी पे जाएं तो इसको आप ज़रूर देखें। इसके अंदर इम्पोर्टेंट यही है, हाइगेंस साहब क्या हैं, स्नेल साहब क्या हैं, और हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत लिखिए, तरंगाग्र क्या है, अभिलाक्षणिक तरंगों के गुण बता दीजिए। यही इस पेपर के अंदर है, इसके अंदर क्वेश्चन और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम कक्षा 12 का जो है, सॉरी कक्षा 11 का ही विद्युत और चुंबक का सिद्धांत, जिसके अंदर आपका खंड क और ख है। क में विद्युत है और ख में चुंबक है। तो आसानी से इसको हम लोग पढ़ लेंगे, 2-2 चैप्टर दोनों में हैं और ये हाई स्कूल बेस ही हैं और आपका जीके भी पढ़ाएंगे ये। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आज के वीडियो के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट मेहनत को ज़रूर करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करना भी चाहिए। आप कोई भी फील्ड हो, चाहे वो गांव घर में हो या कहीं भी हो, व्यवसाय में हो, व्यवसाय, चूँकि हम तो व्यवसाय में हैं, तो ज़रूर मैं आप लोगों को, सबको, सारे छात्रों को जिस भी रूप में आएंगे, चाहे वो एनसीसी ग्रुप में आए, चाहे वो नौकरी करने के प्राइवेट में आए, चाहे वो साबुन बनाना चाहें, तो बहुत सी चीज़ें व्यवसायिक शिक्षा के अंदर कवर होती हैं और आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से मैंने जैसा कि कक्षा 11 में प्रॉमिस किया था, तो अक्टूबर सेकेंड वीक में सारे एडमिशन वगैरह जब क्लोज हो जाएंगे, तो एक लड़की बच्ची ने कहा था कि सर साबुन बनाना दिखा दीजिए, तो साबुन रसायन विज्ञान है। मैं ज़रूर आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जब एनसीसी वगैरह ख़त्म हो जाती है, क्लासेस वगैरह प्रॉपर्ली रन में आ जाएंगे, तो उसमें मैं आपको साबुन बनाना भी, और इस समय मशरूम पर है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा कि जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। और ये यूट्यूब को तो मैंने आपको पढ़ाना बता ही दिया कि आप इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, पेज फ़ोटो लेके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और इसकी हम माइक्रो टीचिंग क्लास में भी कर देंगे, थ्योरी आपको सामने है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।